अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3 है। इसमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी, यानी कि हमने ए बी सी और डी की वैल्यूज मालूम करनी है। ठीक है, कैसे करनी है वो अभी हम देखते हैं। विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। स्टूडेंट्स ये हमारे पास उसने एक मैट्रिक्स दी है, ठीक है, यहाँ पर उसने इक्वल लगाया और ये एक और मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हल कैसे करेंगे। देखो हमारे पास ये जो लेफ्ट साइड पर जो मैट्रिक्स है इक्वल टू के, इस साइड पर जो मैट्रिक्स ये बना हुआ है इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ये वाला a प्लस सी। आप लिख लो a प्लस सी। अच्छा, अब ये जो मैट्रिक्स है इसका आपने कौन सा एलिमेंट लिया है, फर्स्ट वाला। ठीक है, अब इक्वल टू के, अब यहाँ पर इक्वल है तो यहाँ पर भी आप इक्वल लगा दो। इक्वल टू के जो राइट साइड पर मैट्रिक्स है उसका भी आप फर्स्ट एलिमेंट ही लोगे, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। इसी तरह अगर मैं ये सेकंड एलिमेंट लेता हूँ a प्लस 2b, ठीक है, इक्वल, तो मुझे सेकंड जो मैट्रिक्स है मेरे पास उसका भी मैं कौन सा एलिमेंट लूँगा, सेकंड वाला लूँगा, -7, क्योंकि जिस पोजीशन पर a प्लस 2b पड़ा हुआ है उसी पोजीशन पर -7 भी पड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरह आप c -1 इसको इक्वल किसके करेंगे, शाबाश बताओ, 3 के, क्योंकि जिस पोजीशन पर 3 पड़ा है उसी पोजीशन पर c -1 भी पड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरह हम 4d -6 को किसके इक्वल लिख लेंगे, 2d के। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 4। ठीक है, ये हमने इन तीनों को इक्वेशंस के नाम दे दिए। अच्छा, इक्वेशंस क्या होती है, आपने याद रखना है, जिसमें आपका इक्वल टू का साइन आ जाए उसे हम बोलते हैं कि ये हमारी एक इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या है, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि इज इक्वल टू आ रहा है तो इसका मतलब ये हमारी पूरी एक इक्वेशन बनेगी। इसी तरह ये भी एक इक्वेशन बनेगी, तो इनको हमने नंबरिंग दे दी है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपने देखना है कि हमारे पास जो इक्वेशन 1 है उसमें जो अल्फ़ाबेट हैं, अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, ए बी सी जो अल्फ़ाबेट होती हैं। ठीक है, इसमें देखो कितने अल्फ़ाबेट हैं, 1 एंड 2। आपने वो वाली इक्वेशन देखनी है अभी कि जिसमें या तो अल्फ़ाबेट एक हो या वो सेम हो। ठीक है, अब इसमें कितने अल्फ़ाबेट हैं, एक ए है, एक कौन सा है, सी, तो इसको तो हम नहीं देखेंगे। अब दूसरी वाली इक्वेशन देखो जो इक्वेशन 2 है, इसमें देखो एक ए है एक बी है, इसको भी नहीं देखेंगे अभी। तीसरी वाली देखो, इसमें सिर्फ सी अल्फ़ाबेट है, बाकी नंबर्स हैं। तो हम इक्वेशन 3 से हम स्टार्ट कर सकते हैं वैल्यूज़ जो हमने निकालनी है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या है, c -1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, c -1 इज इक्वल टू 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको पता है -1 है इस साइड पर, इक्वल टू की इस साइड पर -1 है। मैथ का रूल है कि अगर कोई वैल्यू इक्वल टू के एक साइड पर माइनस हो रही हो तो वो इक्वल टू के दूसरी साइड पर जाकर क्या होगी, प्लस होगी। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर c बच गया। ठीक है, अब मैं -1 को उठाकर इक्वल टू के इस साइड पर लेके आऊँगा तो ये माइनस इक्वल टू के उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो उस साइड पर हमारे पास वैल्यू क्या है, 3। ठीक है, तो इसको उठाकर दूसरी साइड पर जब लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, +1। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब 3 + 1 क्या होता है, 4। तो सी की स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यूज़ क्या आई है, 4 + 4। ठीक है, अब इक्वेशन 4 देखो, इक्वेशन 4 में जो हमारे पास अल्फ़ाबेट है डी है और इधर भी क्या है, डी। मैंने कहा था या तो एक हो या फिर दोनों सेम हो, तो ये दोनों सेम है। तो हम अब इक्वेशन 4 ले लेते हैं। ठीक है,
ये स्टूडेंट आप जो मर्जी इक्वेशन ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ये सिंपलेस्ट वे है इसको हल करने का, ठीक है। तो इक्वेशन 4 ले ली हमने, तो 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि इक्वल टू के एक साइड पर अगर कोई वैल्यू प्लस या माइनस हो रही है तो इक्वल टू के दूसरी साइड पर जब वो जाएगी तो वो क्या होगी, उसका साइन चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर देखो 2d का साइन कौन सा है, प्लस का। अब इसको मैंने उठाकर इक्वल टू के इस साइड पर लेकर आना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पर 4d वैसे ही, इसको उठाकर मैं इधर ले आऊँ, क्या बन जाएगा, माइनस 2d, ठीक है। अब 4d के साथ क्या था, -6। अब इसको उठा के मैं इक्वल टू के उस साइड पर लेकर जा रहा हूँ, ये क्या बन जाएगा, -6 था। इक्वल टू के दूसरी साइड पर जाकर क्या होगा, +6 होगा, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पर +2d को इक्वल टू के इस साइड पर था, इसको उठाकर मैं इस साइड पर ले आऊँ, इसका साइन क्या हो गया, माइनस का, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू के इस साइड पर साइन क्या था, प्लस, तो इस साइड पर क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ पर -6 था, तो ये इक्वल टू के उस साइड पर चलेगा, इसका साइन क्या हो गया, +6, ठीक है। अब आप 4d में से -2d निकालो तो क्या बनता है आपके पास, 2d। स्टूडेंट्स ये एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, जब हमारे पास अल्फ़ाबेट हों, ठीक है, अगर तो वो सेम है अल्फ़ाबेट, तो उनके साथ जो नंबर्स होंगे ना वो प्लस या माइनस होंगे। अब यहाँ पर देखो कि 4 -2 कर रहे हैं हम, d को नहीं कर रहे, क्योंकि d वैसे ही साथ लिख दिया हमने, क्योंकि ये सेम था। तो हमेशा हम नंबर्स को प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे होते हैं, जो साथ अल्फ़ाबेट होता है वो उसके अकॉर्डिंग आ जाता है, ठीक है। अब 4 - 2 क्या हो गया, 2, तो d सेम था तो सेम वो एक बार लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इक्वल टू की साइड पर 6। अब देखो d के साथ 2 है, तो 2d के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। क्यों, 2 और d के दरमियान में कोई भी प्लस या माइनस नहीं है, और जब प्लस या माइनस नहीं होगा तो 2d आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। जिस तरह स्टूडेंट्स हमने देखा है कि इक्वल टू के एक साइड पर अगर साइन प्लस का है तो दूसरी साइड पर जाकर माइनस का हो जाएगा, अगर माइनस का है तो दूसरी साइड पर जाकर प्लस का हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई वैल्यू एक साइड पर मल्टीप्लाई हो रही है तो इक्वल टू के दूसरी साइड पर जब जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। इक्वल टू के जो इस साइड पर है वो वैल्यू क्या है, 6, तो इसको जब मैं इधर लेके आऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक साइड पर मल्टीप्लाई अगर हो तो इक्वल टू के दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाता है। इसी तरह अगर एक साइड पर डिवाइड हो रहा है तो इक्वल टू के दूसरी साइड पर जाकर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि लेफ़्ट टू राइट जाएँ या राइट टू लेफ़्ट जाएँ। जब भी आप इक्वल टू के दूसरी साइड पर जा रहे हो तो उसका देख लो कि वो अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होगा, अगर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी जगह पर जाकर वो मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह अगर माइनस हो रहा है तो दूसरी जगह पर जाकर वो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस हो रहा है तो दूसरी जगह पर जाकर वो माइनस हो जाएगा। तो ये मैथ का रूल है, ये आपने जहन में रखना है। अब यहाँ पर देखो 6 और 2, इनको मैं कटिंग कर सकता हूँ, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ पर मेरे पास वैल्यू क्या आई है, 3 डिवाइडेड बाय 1। ये स्टूडेंट्स हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास डिवाइड के नीचे 1 हो, +1 हो, तो हम ऊपर वाला ही आंसर लिख लेते हैं। तो d का आंसर क्या होगा, यानी कि d की वैल्यू क्या होगी, d इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास c की वैल्यू भी आ गई है और d की वैल्यू भी आ गई है। अब हमने a और b की वैल्यू निकालनी है। अब इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 1 में हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, c की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है। इक्वेशन 1 में आप c की वैल्यू जो है, जहाँ पर c है वहाँ पर 4 पुट कर दो और a की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अभी हम निकाल के चेक करते हैं। यहाँ पर क्या लिखोगे स्टूडेंट, पुट c इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, a प्लस c इज इक्वल टू 0। अब a वैसे ही लिखेंगे, प्लस c क्या था,
यहाँ पर देखो c की वैल्यू क्या है 4, तो जहाँ पर c है वहाँ पर क्या लगा दोगे 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो कि a के साथ 4 क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, तो इक्वल टू के दूसरी साइड पर जाकर ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 0 वैसे ही लिख देंगे -4, ठीक है। अब आप बताओ 4 में से 0 निकालो तो क्या बनता है 4, तो साथ साइन कौन सा आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू वाला साइन हम लगाते हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास भी आ गई, क्या है a की वैल्यू क्या है -4, ठीक है। अब हम इक्वेशन 2 लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या थी हमारे पास, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। इसको लिखो a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब आप a की जगह पर उसकी वैल्यू लगा सकते हो जिस तरह c की वैल्यू लगाई थी, आप लगा सकते हो पुट a इज इक्वल टू -4 इन अबव इक्वेशन, ठीक है, इस इक्वेशन में। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या आएगी -4 प्लस 2b, ये वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू -7, ठीक है। अब स्टूडेंट्स 4 यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, तो इक्वल टू के उस साइड पर जाकर ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 2b, प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है अब, ठीक है। इक्वल टू ये -7 वैसे ही आएगा, इसको उठाकर मैं इक्वल टू के इस साइड पर ले आऊँ तो ये माइनस है, इधर जाके क्या हो जाएगा +4, ठीक है। अब 2b वैसे ही लिख लिया, इसका आंसर क्या आएगा -3, ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू वाला साइन आता है। अब 2b के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, अब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू के उस साइड पर जाकर क्या होगा शाबाश बताओ डिवाइड होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा b इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारे पास ये b की वैल्यू क्या आएगी 3 डिवाइडेड बाय 2। आपके बुक के जो पीछे है उसने आंसर दिया हुआ है वो पॉइंट में दिया हुआ है, वो कैसे दिया हुआ, आप इसको डिवाइड कर लो, 2 नीचे है तो जो वैल्यू नीचे होती है उसको हम बाहर रखते हैं, जो ऊपर हो उसको हम अंदर रख लेते हैं, ठीक है। 2 1 सा 2, ठीक है, 3 में से 2 निकालें क्या आएगा 1, ठीक है। अब आप देखो कि 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ो कि 1 आए, नहीं आता तो आप 3 के बाद क्या लगाओगे पॉइंट, जब यहाँ पर पॉइंट लगाओगे तो याद रखना आप 1 के आगे भी पॉइंट लगाओगे। अब यहाँ पर 0 लगाओगे, अब ये ध्यान में रखना अगर 0 लगाया तो यहाँ पर अब 0 नहीं लगाओगे, ठीक है। अब ये 0 आप वैसे ही नीचे उतार लो, ये क्या बन गया 10, तो 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ोगे 10 आए, 2 5 जा 10, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आता है 0 या क्रॉस लगा दो, तो ये क्या बनेगा हमारे पास आंसर 1.5। तो b की वैल्यू हमारे पास -1.5 बनती है, बुक के अकॉर्डिंग उन्होंने आंसर ये निकाला हुआ। अगर आप ये मेथड नहीं करना चाहते तो आप इसको कैलकुलेटर में डिवाइड करो, 3 डिवाइडेड बाय 2 तो आपको 1.5 दे देगा। अब हमारे पास a की वैल्यू क्या आई थी -4, ठीक है, b की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -1.5, c की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 4 और d की वैल्यू हमारे पास 3 आई थी। तो उन्होंने क्वेश्चन में यही कहा हुआ था a की वैल्यू निकालो, b की निकालो, c की निकालो और d की निकालो। तो ये स्टूडेंट हमारा इसका फाइनल आंसर है। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको एक्सरसाइज 1.1 में किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।